नमस्कार। आज की वीडियो लेक्चर का टॉपिक है लोक सेवा। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने नौकरशाही की अवधारणा पर विचार विमर्श किया था। आज का जो हमारा विचार विमर्श का मुद्दा है या टॉपिक है वो है लोक सेवा, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं सिविल सर्विस। लोक प्रशासन में लोक नीति के रूप में अभिव्यक्त राज्य की इच्छाओं को क्रियान्वित करने का प्रमुख साधन लोक सेवाएं हैं। आधुनिक राज्य के इस कार्य संचालन के लिए ये सेवाएं अपरिहार्य हैं। वर्तमान समय में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाया गया है और इसके चलते धीरे धीरे राज्य के कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है और इसी कारण लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करने के लिए लोक सेवा अति आवश्यक है। लोक सेवा के माध्यम से ही लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। वर्तमान समय में दिन प्रतिदिन लोक सेवाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है। जैसा कि संविधान में निर्दिष्ट लक्ष्यों आदर्शों की प्राप्ति में प्रशासक एवं लोक सेवकों की भूमिका मंत्रियों विधायकों से कम महत्वपूर्ण नहीं होती है। जैसे जैसे राज्य के कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी और सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में प्रशासन का प्रभाव बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे लोक सेवा के क्षेत्र का विस्तार होता जाएगा। इस प्रकार अब हम सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि लोक सेवा का क्या अर्थ है। लोक सेवा शब्द का प्रचलित अर्थ राज्य की प्रशासनिक सेवा की असैनिक शाखाओं से है। राज्य की सेवाएं दो प्रकार की होती हैं, सैनिक तथा असैनिक। सैनिक सेवा देश के सैनिक प्रशासन से संबंधित होती है और असैनिक सेवा असैनिक प्रशासन से। फाइनर के शब्दों में यदि लोक सेवा को परिभाषित करें तो लोक सेवा अधिकारियों का एक व्यावसायिक निकाय है जो स्थायी है, वेतनिक है और कार्यकुशल है। ग्लेडेन ने सिविल सेवा की व्याख्या निम्नलिखित शब्दों में की है। प्रशासन के क्षेत्र में तटस्थ विशेषज्ञों का व्यावसायिक निकाय जो निस्वार्थ रूप से बिना राजनीतिक दलीय विचारों अथवा वर्ग हितों से प्रभावित हुए राष्ट्र की सेवा में जुटा हुआ है, उसे लोक सेवा की संज्ञा दी जा सकती है। इसी प्रकार लोक सेवा शब्द की ब्रिटेन में यह परिभाषा दी जाती है कि राजनीतिक या न्यायिक पदाधिकारियों के अतिरिक्त ताज के वे सेवक जो असैनिक रूप से सेवायोजित हों, जिनका पारिश्रमिक प्रत्यक्षतः उस धनराशि से दिया जाए जो संसद द्वारा हेतु स्वीकृत किया जाता है। इस प्रकार ये लोक सेवा की कुछ परिभाषाएं थी।
लोक सेवा को यदि संक्षेप में समझने का प्रयास किया जाए तो लोक सेवा प्रशासनिक संगठन का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती है। यदि हम 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात करें तो वह कार्मिक व्यवस्था जो कि अप्रशिक्षित थी और अवैतनिक थी, उन्हें ही लोक सेवा करने का मौका मिलता था। लेकिन वर्तमान समय में ये जो 17वीं और 18वीं शताब्दी की लोक सेवा है वो अनुपयुक्त है। आधुनिक समय में तो कुशल, प्रशिक्षण प्राप्त, सुशिक्षित व्यक्तियों के एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता है जो राज्य की सेवा कर सके और योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू कर सके। आधुनिक लोक सेवा की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। लोक सेवा की पहली विशेषता है कुशल कार्यकर्ता। लोक सेवा ऐसे अधिकारियों का एक व्यावसायिक वर्ग है जो प्रशिक्षण प्राप्त है, कुशल है, स्थायी है और वेतनिक होते हैं। इसी प्रकार पद सोपान का सिद्धांत, लोक सेवा का संगठन है वो पद सोपान के आधार पर किया जाता है, जिसका आशय यह होता है कि उच्च और अधीनस्थ अधिकारियों की एक सुदृढ़ और अनुशासित व्यवस्था होगी जिसमें उच्च अधिकारियों के द्वारा निम्न अधिकारियों का पर्यवेक्षण किया जाएगा। इसी प्रकार वेतनभोगी कार्मिक, लोक सेवाएं अवैतनिक कार्य करने वाले लोगों का संगठन नहीं होती। इनके सभी सदस्यों को नियमानुसार निर्धारित वेतन दिया जाता है। इसी प्रकार ये अनामता के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। लोक सेवक जो भी कार्य करते हैं बिना नाम के करते हैं, इन्हें गुमनाम नहीं रहना पड़ता है। वे पर्दे के पीछे रहकर ही अपना काम संचालित करते हैं और इनके कार्यों का सारा श्रेय जनप्रतिनिधियों को प्राप्त होता है। इसी प्रकार इनका कार्यकाल स्थायी होता है, इनका दृष्टिकोण तटस्थ होता है और ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनका जो भावना होती है वो सेवा भाव ली हुई होती है। ये कुछ विशेषताएं हैं लोक सेवा की। अब हम लोक सेवा के प्रमुख कार्यों के बारे में विचार विमर्श करते हैं। तो आधुनिक समय में लोक सेवा को अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। इनमें से कुछ प्रशासनिक प्रकृति के होते हैं, कुछ विधायी ढंग के होते हैं और कुछ न्यायिक प्रकार के होते हैं। तो जो मुख्य कार्य है वो इस प्रकार है। नीति का निर्माण करना। लोक सेवा, हालांकि नीति का निर्माण करना मंत्रियों और संसद का कार्य है, लेकिन व्यवहार में यह कार्य लोक सेवकों के हाथ में आ गया है। वे न केवल मंत्रियों के सलाहकार होते हैं अपितु अपने कार्यों में निपुण होने के कारण नीति निर्माता भी बन गए हैं। दूसरा जो मुख्य काम होता है वो है सलाह देना। लोक सेवा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्यों को यानी मंत्रियों को परामर्श देना होता है। इसी प्रकार नीति को क्रियान्वित करना भी लोक सेवकों का काम होता है। अर्धन्यायिक कार्य करना। आजकल लोक सेवकों को अर्धन्यायिक प्रकृति के कार्य भी करने पड़ते हैं। इसके कारण विकास और परिवर्तन के अभिकरण के रूप में भी कार्य करने पड़ते हैं। लोक सेवाएं परिवर्तन की उत्प्रेरक मानी जाती हैं। विकासशील देशों में वे प्रायः नीचे के स्तर से उठे सर्वाधिक शिक्षित और अच्छी योग्यता वाले व्यक्तियों का समूह होती हैं। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे आर्थिक विकास में एक नए प्रकार के प्रशासन तंत्र को विकसित करें। इसी प्रकार नियोजन करना, उत्पादन को बढ़ाना,
सार्वजनिक सेवाओं को निष्ठापूर्वक लागू करना आदि ये ऐसे कार्य हैं जो एक लोक सेवा के द्वारा किए जाते हैं। आजकल वर्तमान समय में लोक सेवा में नई नई प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि लोक सेवा एक गतिशील संस्था है। इसकी विशेषता सदैव एक से नहीं होती है, उनमें परिवर्तन आते रहते हैं। तो जो नवीन जो प्रवृत्तियां उभर कर आई हैं वो इस प्रकार है। लोक सेवा की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। दूसरी, विशेषज्ञों और तकनीकी योग्यता रखने वाले कर्मचारियों की सेवा में अभिवृद्धि के कारण लोक सेवा में अनेक रूपता देखी जा रही है। लोक सेवा की शक्तियों एवं कार्यों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। लोक सेवा का चरित्र नकारात्मक न रहकर सकारात्मक स्वरूप लेता जा रहा है। लोक सेवा की तटस्थता की परंपरागत अवधारणा में परिवर्तन हो रहा है। लोक सेवा के लिए नैतिक और व्यावसायिक मानदंडों पर अधिक बल दिया जा रहा है। इस प्रकार लोक सेवा की विकास प्रशासन की भूमिका अधिक उजागर हो रही है। ये लोक सेवा के बारे में कुछ विचार थे।